अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड है, रिएक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस का बैंडविड्थ, टाइम और जो उसका लोडिंग में टाइम जो ज़ाया हो जा रहा था वो हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स होते क्या है। बेसिकली कंपोनेंट्स एक तरीका है जिससे हम अपने वेब ब्राउज़र पे चीज़ें रेंडर कर सके। जो चीज़ें हम रेंडर करते हैं वो क्या होता है, JSX कोड यानी HTML कोड, ठीक है। अब फंक्शंस बनाते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशंस और फंक्शन एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन का या फंक्शन एक्सप्रेशन का तरीका क्या होता है। बेसिकली हम सिंपली फंक्शन लिखते हैं, उसके आगे एक वेरिएबल अगर लिख दें और उस फंक्शन को स्टोर करें तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाई जाती है। और सिंपली अगर हम फंक्शन नॉर्मल तरीके से फंक्शन को कॉल करें वो फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन ही हम यहाँ पे बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके अंदर जो ये हमने HTML कोड लिखा है या जिसको हम JSX कोड बोलते हैं वही रेंडर हो जाता है हमारे वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। अब एक और तरीका जो है वो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। बेसिकली हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं और एक्सटेंड करते हैं कंपोनेंट को, जो कि रिएक्ट के अंदर एक क्लास है, ठीक है। उस रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर एक मेथड होता है जो हम कॉल करते हैं, जिसके थ्रू हम फिर रिटर्न करते हैं हमारा JSX कोड ताकि वो रेंडर हो जाए हमारे ब्राउज़र पे। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जैसे कि हम app.js में देख रहे हैं कि एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया मिल जाता है हमें, राइट। अब अगर हमें कोई एक और कंपोनेंट बनाते हैं, पहले हम जो मैं पहले ही बना चुका हूँ वो है r.js। अब r.js एक और कंपोनेंट है जो कि क्लास बेस्ड है। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक ही तरीके में एक ही जगह लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको कट करके कॉमा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो ये भी काम हो सकता है। इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम दो चीज़ों को बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं साथ में। अब ये जो सेकंड है, जो क्लास नेम है, जो हमारा सेकंड है, ये बेसिकली एक्सटेंड करता है कंपोनेंट क्लास को जो कि हमारी रिएक्ट लाइब्रेरी में पहले से ही प्रेजेंट है। और रेंडर मेथड इसमें हमेशा होगा जिसकी हेल्प से हम ये जो JSX कोड है उसको हम वेब ब्राउज़र पे रेंडर कर सके। अब हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हम इसको app.js में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। app.js को भी यूज़ करेंगे और app.js में हम इसको यूज़ करेंगे और app.css का भी हम इस्तेमाल करेंगे इस कंपोनेंट के लिए। अब देखते हैं कैसे। अब हम देखेंगे पहले जो हमारा कोड है वो कैसा है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे लोकलहोस्ट 3000 पे चल रहा है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं सेफ्टी के लिए रिफ्रेश मार रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है योर फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। पहले तो हम इसका नाम चेंज कर दें, हम इसको लिख देंगे एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि क्या क्या हो रहा है इसको हम लिख देते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। अब ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको सेव कर देंगे। देखें चेंजेस आ गई हमारे में, ठीक है। अब हम इसमें कैसे इंक्लूड करें इसको। अब अगर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया किसको, सेकंड को, सेकंड इसका नाम है हमारी क्लास का, ठीक है। अब इस चीज़ में एरर्स है। पहला एरर क्या है, बेसिकली पहला एरर है हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हम इंपोर्ट करेंगे किसको, इस कंपोनेंट को जो कि नाम है सेकंड। हमेशा हम जो भी क्लास को या किसी भी फंक्शन को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका नाम जो होना चाहिए वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। मतलब बेसिकली जो पहला वर्ड होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी स्मॉल चीज़ें हैं, स्मॉल जो लोअर केस में लिखी गई है वो बेसिकली हमारे JSX कोड को रिप्रेजेंट करता है या हमारे HTML को भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड डॉट को हमने इंपोर्ट किया कहाँ से, फ्रॉम। अब सिंस ये इसी फोल्डर में प्रेजेंट है तो हमें बस ये लिखना है कि ./r.js,
बेसिकली अगर हम JS भी नहीं लिखेंगे तो जो हमारा ये एडिटर है या तो वो हमारा जो हमारा बिल्ट वर्क फ्लो है वो इसको ऑटोमेटिकली JS एंड में डाल देता है। फॉर सेफ्टी हम इसको डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको रेंडर इंपोर्ट तो कर लिया, क्या ये अभी चलेगा? अब देखते हैं, ये रीलोड हो रहा है, देखते हैं हमारे कंपाइलर में क्या हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है। अब देखिए, अब ये एरर दे रहा है। अब इस एरर का क्या मतलब है? बेसिकली ये एरर इसलिए आया क्योंकि हम हमेशा, मैंने जब पहले ही कहा था कि हम हमेशा एक ही div टैग के अंदर या एक ही रूट टैग के अंदर सारी चीज़ों को डालेंगे, क्योंकि हम एंड में एक ही चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम किसको? ऐप को, ठीक है। अब ये चीज़ उसके अंदर नहीं है। अगर हम इस चीज़ को कट करके इसके अंदर डाल दें तो ये चल जाएगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, अब देखते हैं चेंजेस आई कि नहीं आई, ठीक है। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी आ गया और फंक्शनल कंपोनेंट भी आ गया। लेकिन लेकिन कभी आपको दो से ज़्यादा डिव्स की ज़रूरत पड़ी तो तब क्या हम करेंगे, ठीक है। तब बेसिकली हमें ये करना है कि हम इसको उठा के एक और डिव में डाल देंगे, ठीक है। डिव टैग के अंदर डाल देंगे, उसको बंद कर देंगे और इसके अंदर हम अपना कंपोनेंट डालेंगे। अब बात तो वही हुई, फिर भी दो कंपोनेंट्स हो गए। अब फिर इस सारे को ग्रुप करेंगे किसमें? एक सिंगल डिव में, ठीक है। इसको एक सिंगल डिव में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सिंगल डिव में इसको हमने एक सिंगल डिव में डाल दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये अभी भी चलेगा। और इस क्लास ऐप नेम को, हम क्लास नेम को हटा के कट कर देंगे और इसको पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस आई वो कैसी होंगी। बेसिकली ये अलग अलग जगहों पे, मतलब ये इसका अलग ब्लॉक होगा, इसका सेकंड का अलग ब्लॉक होगा, फंक्शनल कंपोनेंट का अलग ब्लॉक होगा और क्लास बेस्ड कंपोनेंट का अलग ब्लॉक होगा। सेव कर लेते हैं, अब देखते हैं। देखिए, अब हमने इस पे तो लगाया नहीं था CSS, तो इस पे तो आना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसका खाली हिस्सा है? इस क्लास ऐप नेम का। अगर हम इसको उठा के कॉपी कट कर दे या और इसमें इस डिव टैग में भी इसका CSS डाल दे तो ये हमारा काम हो जाएगा। इसको देखते हैं, अब देखिए दो अलग अलग कंपोनेंट्स बन गए। अब अगर आप इस पे क्लास नेम जो हमने बनाया, ये सेकंड वाले जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, इस पे अगर हम अलग एक CSS डालना चाहते हैं तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइल, न्यू फाइल, और हम अपनी फाइल को सेव करेंगे सेम फोल्डर में, सोर्स फोल्डर में, ठीक है। ये रहा हमारा सोर्स फोल्डर, इसमें अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये किसका CSS फाइल है? r.css फाइल है, ठीक है। r की CSS फाइल थी ना, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली अब हम पहले इसके क्लास को चेंज करेंगे। क्लास नेम के ऐप की जगह क्या डालेंगे, कुछ और नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल app1 डालेंगे। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पे इसके ऐप में जाके डॉट की हेल्प से हम क्लास को रेंडर करते हैं, क्लास को सिलेक्ट करते हैं और फिर क्लास नेम जो कि है हमारा app1, ठीक है। और उस पर डालेंगे हम क्या, बैकग्राउंड, या हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब हम देखेंगे क्या हमने इसको चेंजेस सही की। अब ये लाइन क्या, जो भी हमने चेंजेस की ये रेंडर हो जाएगी? नहीं होंगी। पहले हम देखते हैं क्यों नहीं होंगी, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट अलाइन भी था, टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर देते इसका, पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब क्या ये चेंजेस आएंगी हमारे इस पे? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो थी इंपोर्ट नहीं की है हम, ठीक है। अब इंपोर्ट करेंगे किसको, सिंस ये उसी फोल्डर में हमने बनाया तो हमें बात सिंपल, एक डॉट स्लैश, क्या नाम है इसका, r
डॉट CSS। ठीक है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब हम इसको सेव करेंगे। अब हम इसको देखेंगे क्या हमारी चेंजेस आ गई। रिलोड हो गया, देखिए आ गई चेंजेस। ठीक है, अब एक और बात है। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे इन सब चीज़ों को रिपीट करना है। जैसे कि जब भी हमने रिएक्ट की बात की तो हमने बोला रीयूजिंग कंपोनेंट्स, रीयूजिंग कंपोनेंट्स, रीयूजिंग कंपोनेंट्स। बेसिकली हम सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक कंपोनेंट को रीयूज कर रहे हैं। सेव कर देंगे इसको और हमारी चेंजेस आ गई होंगी। ठीक है, अब हम अपने जो ये स्टैटिक कोड को है वो डायनेमिक भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे डायनेमिक बनाएंगे देखते हैं। अब हम अगर इसी क्लास की बात करें जो हमने बनाया अभी r.js, इसमें अगर हम अपना कोड में डालेंगे, जैसे कि लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लिखेंगे कोड अब किसी भी चीज को डायनेमिकली लगाने के लिए उसके ऊपर ये कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ती है। हम लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, पैरेंथेसिस, क्योंकि एक मेथड है, और उसके बाद मार्क्स। सेव कर देते हैं इसको। अब जितनी बार भी हम इसको यूज करेंगे एक रैंडम वैल्यू होके जनरेट होगी। देखिए, एक सेकेंड इज नॉट डिफाइंड, हमने नाम चेंज कर दिया था ना। ठीक है, अब हमने उसका नाम क्या रखा था, उस क्लास का सेकेंड रख दिया था ना, स्टूडेंट रख दिया था। ठीक है, अब वो चेंजेस हम लाएंगे अपने कोड में पहले, क्योंकि हम इसको सेकेंड भेज रहे थे, तो स्टूडेंट सेव कर देंगे। यहाँ पे ऐप में जाके इसको यहाँ पे स्टूडेंट कर देंगे, जो भी चेंजेस हमने लाई, सेव, और फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट पेस्ट और इसको रिमूव कर देते हैं। 3 स्टूडेंट काफ़ी। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब देखते हैं चेंजेस आ गए कि नहीं। देखिए, ठीक है, अब ये डायनेमिकली जनरेट हो रहा है, ये रैंडम नंबर एक जो डायनेमिकली जनरेट हो रहा है। तो ऐसे हम अपने कोड को डायनेमिक बना सकते हैं, जैसी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये था क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। तो ये थे हमारे 2 तरीके जिनसे हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ठीक है।